मैं हूं मनीष। स्वागत है आपका पढ़ाकू साहब में। मैं यहां पर डिस्कस करना चाहता हूं कि जो मेरी यूपीएससी मेंस के लिए मॉक टेस्ट मैंने दिया था, तो उसमें किस तरह से मार्किंग हुई थी मेरी और कैसे वो लोग टेस्ट लेते हैं। ये मेरा क्वेश्चन पेपर है जो कि मुझे GS3 का ये क्वेश्चन पेपर है, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि व्हाट आर द चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज़ इन इंडियाज़ इंटीग्रेशन विथ द ग्लोबल वैल्यू चेन टू इम्प्रूव द बिजनेस क्लाइमेट एंड इंश्योर इंक्लूसिव ग्रोथ। राइट, इस तरह से ये क्वेश्चन दिया जाता है। 20 क्वेश्चन होते हैं पूरे, और फिर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये बुकलेट भी दी जाती है। राइट, और इसको आपको सॉल्व करके उनको ऑनलाइन सेंड करना रहता है। जैसे ये मेरा इवेल्युएटेड बुकलेट है, तो जिसमें मुझे 105 मार्क्स मिले हैं। और इस तरह से वो लोग इवोल्यूशन किस तरह से आपका क्या कमी है, जैसे यहाँ पे मेरा समय तो गुड ही है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है, तो अच्छा ही है। और क्या किस क्वेश्चन में आप कितना इम्प्रूव कर सकते हैं। राइट, जैसे ये पहला क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन में मुझे कितने इस मार्क्स मिले हैं ये भी ये लोग लिख देते हैं। जैसे पहले क्वेश्चन में मुझे 4.5 मार्क्स मिले हैं। राइट, तो क्वेश्चन कैसे लिखा जाता है, तो जो भी पहले तो इंट्रो लिखा जाता है, फिर बॉडी, फिर कंक्लूजन। तो इस क्वेश्चन में आप कैसे लिखेंगे कि जो इंडिया का इंटीग्रेशन विथ ग्लोबल वैल्यू चेन, तो एक ऐसा कोई कोट हो, कोई एग्जाम्पल हो, कुछ भी हो, जिसे इंट्रो में अगर आप डाल दें तो बेहतर है। तो ये एक मेरे पास एक डाटा था कि कितना दुनिया का कितना परसेंटेज हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, कितना इंपोर्ट करते हैं। इससे पता चलता है कि इंडिया का जो मार्केट है वो ग्लोबल वैल्यू चेन से कितना इंटीग्रेटेड है। राइट, तो ये एक अच्छा डाटा था। और उसके बाद इसमें ये भी पूछा है कि चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं। तो चैलेंजेस लिख दीजिए कि हम लोग क्यों ग्लोबल वैल्यू चेन से इंटीग्रेट नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि भाई हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है बहुत लो है। तो अगर कोई आप ये सब हेडिंग डाल रहे हैं कि हाँ हमारी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बहुत लो है, तो इसमें कुछ रीज़न अभी आपको कोई एविडेंस भी देना पड़ेगा कि हाँ, जिससे पता चले कि हाँ सच में हमारी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बहुत लो है। जैसे मैन्युफैक्चरिंग जो है हमारी GDP में केवल 27% ही कंट्रीब्यूट करता है। तो इससे क्या पता चलता है कि हमारी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी लो है। तो केवल सब हेडिंग डालने से, कमियां बताने से ही नहीं चलेगा, ये भी बताना पड़ेगा हाँ ये सच है। सपोर्टिंग एविडेंस या सपोर्टिंग आर्गुमेंट कुछ देना पड़ेगा। राइट, जैसे क्वालिटी इशू है, भाई दूसरे देश में आप ग्लोबल वैल्यू चेन से जुड़ना चाहते हो, दूसरे देशों को अपना प्रोडक्ट बेचना चाहते हो, तो क्वालिटी तो ठीक होनी चाहिए। तो क्वालिटी हम लोगों की उतनी ठीक नहीं है, तो उसमें मेरे पास कोई फैक्ट नहीं था, इसमें कोई डाटा नहीं था, तो मैंने कुछ एग्जांपल ही डाल दिया कि इंडियन जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें सैनिटरी और फाइटोसैनिटरी इश्यूज़ हैं, जिससे कि जो यूरोपियन मार्केट है उसमें हम लोगों को जो है एंट्री नहीं मिलती। राइट, तो एंट्री मिलती नहीं है, तो हम कैसे ग्लोबल वैल्यू चेन से जुड़ पाएंगे। तो ये एक समस्या है। तो ये एक सपोर्टिंग आर्गुमेंट है, तो ये आपको डालना ही पड़ेगा। राइट, सपोर्टिंग आर्गुमेंट डालिए, सपोर्टिंग या डाटा डालिए। जैसे यहाँ पे मैंने सपोर्टिंग डाटा डाला है, तो कुछ तो डालना ही पड़ेगा। जैसे डिपेंडेंस ऑन चाइना, तो भाई हमारा जो ग्लोबल वैल्यू चेन है उसमें हम लोग चाइना की तरफ हमारा कुछ ज़्यादा ही झुकाव है। राइट, जैसे एक कोई सपोर्टिंग एग्जांपल डाल दीजिए कि API जो हमारी मेडिसिन की आती है या रेयर अर्थ मिनरल कम्प्लीटली कहाँ से आता है, चाइना से आता है। तो अगर आपको सभी देशों से जुड़ना है तो एक देश पे निर्भरता इतनी ज़्यादा रहेगी तो नहीं हो सकता ना। तो ये क्या है, सपोर्टिंग एग्जाम्पल है। तो सपोर्टिंग एग्जाम्पल, सपोर्टिंग डाटा, सपोर्टिंग कुछ भी एक होना चाहिए जो आपकी ये जो सब हेडिंग है इसको वो जस्टिफाई करे कि हाँ ये सच में है। राइट, केवल इतना ही लिख दूंगा कि डिपेंडेंस ऑन चाइना, तो इससे ये नहीं पता चलता कि जो मैं बात बोल रहा हूँ क्या वो सच है कि नहीं। पर जैसे ही मैंने एग्जाम्पल दिया तो पता चल रहा है हाँ हाँ सही हो सकता है। राइट, कि इंडिया का सेल्फ इम्पोज्ड आइसोलेशन है। राइट, कि जैसे हमने RCEP एग्रीमेंट से खुद को बाहर कर लिया था। तो ये क्या है कि हम खुद ही कर रहे हैं कि हम जो ग्लोबल वैल्यू चेन है उससे अब जो एग्रीमेंट होती हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट
उनमें हम खुद ही बाहर निकल जा रहे हैं। जब आप खुद ही बाहर निकल जाएंगे तो ग्लोबल वैल्यू चेन से आप कैसे जुड़ेंगे, है ना। तो बस मैंने इतना ही लिख दिया होता कि इंडिया का सेल्फ इम्पोज्ड आइसोलेशन। तो ये पॉइंट के कोई नंबर मिलते नहीं, क्योंकि इसमें सपोर्टिंग एग्जाम्पल कुछ है नहीं सपोर्ट करने के लिए। तो यहाँ मैंने सपोर्टिंग एग्जाम्पल एक दिया है कि हाँ हमने जो है आरसीपी एग्रीमेंट से बाहर निकल गए हैं, राइट। फिर रेट टेपिज्म है, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। तो भाई इंडिया का जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है 14% ऑफ जीडीपी है। तो आपका इतना ज़्यादा लॉजिस्टिक का खर्चा है, तो आप किसी को बेचेंगे या वो कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता है, राइट। तो ये भी एक इशू है। फिर अपॉर्चुनिटी क्या क्या है, तो इसके लिए भी आपको कोई डाटा सपोर्टिंग एग्जांपल कुछ तो देना पड़ेगा। तो जैसे हमारा ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में अच्छी रैंकिंग है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में हमारी रैंकिंग इंप्रूव हो गई है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंक इंप्रूव हो रहा है, फिर से हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा खर्चा कर रहे हैं। तो ये सब क्या है, इन सभी चीज़ें ये फैक्टर बता रहे हैं कि हम जो है एक ग्लोबल वैल्यू चेन से जुड़ने का रास्ता हमारे पास है। तो उसके बाद कोई एक अच्छा सा कोई ठीक ठाक कंक्लूजन दे दो। जैसे यहाँ पे इतना अच्छा कंक्लूजन नहीं हो पाया है, पर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 4.5 नंबर जो कि एक अच्छा मार्क्स होता है वो मुझे मिला है, राइट। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन है उसको आप लिखेंगे बिना बात का कोई डायग्राम, ये ज़रूरी नहीं होता है। आप चाहें तो बिना डायग्राम के भी कर सकते हैं, बस आप अच्छे से लिखिए, बात में आपके वजन हो, डाटा हो, कोई एग्जाम्पल हो, रीज़न हो, इस तरह की चीज़ें, और व्यवस्थित होना चाहिए। जैसे ये एक स्ट्रक्चर है, मैंने अब कोई चेक करने आ रहा है तो उसको तुरंत पता चल जाएगा, हाँ यहाँ पे चैलेंजेस है, राइट, 1 2 3 करके है, और फिर यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है, साफ साफ लिखा हुआ है, तो अच्छा नंबर मिलेगा। फिर ये हो गया कि कोई ऐसा क्वेश्चन होता है जिसके बारे में आपको बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, राइट। जैसे यही है कि IBC कोड के बारे में पूछ लिया था, तो उसके परफॉर्मेंस और इश्यूज बताने हैं। तो यहाँ पे ये है कि परफॉर्मेंस आपको तो कुछ उतना पता नहीं है, तो अंदाज़ा एक होगा कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी होता क्या है, और ये कोड है, तो कोड मतलब हो क्या सकता है, कुछ ज़रूर आपने करंट अफेयर में कुछ पढ़ा होगा, तो उस हिसाब से लिखिए उसको कि परफॉर्मेंस की, भाई ये बहुत सारे कानूनों को हटा के एक सिंगल कानून आ गया है, सिंपल हो गया है, तो रिकवरी भी अब ज़्यादा होगी, ज़्यादा लोग जो लोन लेके चुकाना बंद कर दिए हैं, तो वो जल्दी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, है ना। फिर तुरंत ज़्यादा फालतू का बात मत लिखिए कि कुछ भी, राइट, कुछ भी लिखने के नंबर नहीं मिलते हैं। और इशूज़ पे लिख दीजिए कि हाँ जो लॉ ट्रिब्यूनल है, तो जैसे कि हर एक गवर्नमेंट एजेंसी में समस्या है कि वहाँ पे स्किल्ड प्रोफेशनल नहीं रहेंगे, टेक्नोलॉजी अच्छी नहीं रहेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं रहेगा, पैसे नहीं रहेंगे, तो वो इसमें भी होगा, तो इसको ऐसे लिख देने का। फिर कि कंपनीज, तो ये स्पेसिफिक मैंने जो है करंट अफेयर में पढ़ा था इसलिए लिख दिया, क्योंकि ये बहुत ही स्पेसिफिक पॉइंट है। फिर कुछ अच्छा वे फॉरवर्ड डालिए कि भाई बिग डाटा एनालिटिक्स का यूज कर सकते हैं हम लोग, समस्याएं हैं, कॉम्प्लेक्स समस्याएं हैं, तो बिग डाटा एनालिटिक्स का इस्तेमाल कीजिए, जो ढेर सारे डाटा है उससे AI आपको बताएगा क्या सॉल्यूशन है ना। फिर कुछ अच्छा सॉल्यूशन दीजिए, तो यहाँ 5 नंबर मिल गया है, ठीक है, तो ये एक अच्छा नंबर है। इस तरह से चीज़ों को एक क्वेश्चन में दिखाता हूँ जिसमें अब जैसे ये है, राइट, तो इसमें मैंने स्कीम्स का मेंशन कर दिया है कंक्लूजन में, तो ये भी आप कर सकते हैं, देखकर अच्छा लगता है कि हाँ गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है। तो क्योंकि कई लोग ऐसा लिख देते हैं कि गवर्नमेंट जो है किसी तरह का राक्षस है, वो केवल खराबी करती है और कुछ कर नहीं सकती है ना। अब जैसे ये क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म फंजी कल्चर। तो फंजी कल्चर, अब ये मुझे खुद भी उतना पता था नहीं, जब मैं ये टेस्ट अटेम्प्ट कर रहा था मुझे पता ही नहीं था, तो कैसे लिखेंगे। तो फंजी कल्चर एग्रीकल्चर से मैंने कंपेयर किया, तो एग्रीकल्चर में क्या करते हैं, धान गेहूँ ये सब उगाते हैं हम लोग, तो फंजी कल्चर में क्या करेंगे, फंजी को उगाएंगे, फंजी का उत्पादन कुछ करेंगे, है ना। तो उस हिसाब से इसको लिख देना चाहिए, जैसे कल्टीवेशन ऑफ फंगी को फंजी कल्चर कहते हैं, ऐसा मैंने सोच के लिख दिया। फिर वो कैसे मदद कर रहा है स्मॉल फार्मर्स का, राइट, तो कैसे मदद करेगा भाई, ये फंजी है,
तो पता ही है, ये जो भी छोटी मोटी चीज़ें होती हैं उसका बहुत सारा उपयोग होगा। कि फंजी है तो उसको मेडिसिनल यूज होगा, कोई इतने सारे फंजी होते हैं, किसी का तो कुछ मेडिसिन बनता ही होगा, है ना। ये सोर्स ऑफ फूड, फंजी देश सब कीड़ा मकोड़ा सब खा लेते हैं लोग, फंजी कुछ खा लेते होंगे किसी देश में, है ना। और पोल्ट्री फॉर्म, तो पोल्ट्री में भी लोग खा ही लेते होंगे। और फंजी है एक, इसका बायोफिल भी बन जाएगा, क्योंकि बायोफिल को जिसने टॉपिक अच्छे से कवर किया होगा तो ये पता होगा कि 4th जो एडवांस बायोफिल होते हैं वो फंजी से हो जाते हैं, राइट। और ये बायो फर्टिलाइजर, छोटे छोटे जो भी केंचुआ ये सब चीज़ हो तो फर्टिलाइजर के रूप में भी काम आ जाते हैं। और कॉस्मेटिक्स में भी ऐसे ही मैंने अंदाजा में लिख दिया था, सही हो गया था। फिर ऐसा है कि इसको कल्टीवेट करना आसान है, क्यों, जो भी अच्छाई होती है वो लिख दीजिए कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा और इसमें ज़मीन की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होगी, है ना। तो और फिर कुछ अच्छा कि डबलिंग फार्मर्स इनकम, ऐसा कुछ अच्छा बात लिख दीजिए। तो ये 3 नंबर एक ऐसे क्वेश्चन से आपको मिल गया जो क्वेश्चन आपको आता ही नहीं था। बस सोच के आप लिखिए, कोई समस्या नहीं होगी, है ना। तो और एक क्वेश्चन मैं दिखाना चाहूँगा कि उस तरह के क्वेश्चन कैसे लिखे जाते हैं जिसमें जो 15 मार्क्स के होते हैं। तो ये मेरे सारे क्वेश्चंस हैं, उसको आप देख सकते हैं कि किस तरह से मैंने उसको कवर किया है। अच्छा, कुछ भी 3, 4, 5 ऐसा नंबर आपको मिलना ही चाहिए, इस तरह से आपको लिखना है। कोई भी क्वेश्चन ऐसा बिना नंबर के ना जाए, है ना। तो ये क्वेश्चन है कि पावर सेक्टर से रिलेटेड है, कि उसमें स्ट्रक्चरल क्या इश्यूज हैं, स्ट्रक्चरल और प्रैक्टिकल लिमिटेशंस क्या हैं, राइट। और उसको कैसे सुधारेंगे, इसका हमको कुछ समस्या का समाधान भी बताना है। तो इसमें मुझे कुछ डाटा कुछ याद तो नहीं आ रहा था, तो मैंने एक सिंपल सा कोई इंट्रोडक्शन दे दिया। ये एक अच्छा इंट्रोडक्शन नहीं है, राइट। तो अगर आता हो तो अच्छा इंट्रोडक्शन लिखिए, पर अगर नहीं आता हो और टाइम कम हो तो एक लाइन ऐसे ही लिख के बस काम पूर्ति कर दीजिए। जैसे लिमिटेशन क्या है, लिमिटेशन ये है कि जो भी न्यूज़ में आपको पता हो, जैसे डेप्ट रिडन, कर्जा बहुत ज़्यादा है, जो भी डिस्कॉम कंपनीज़ हैं बहुत सारा कर्जा में है। अभी पंजाब वाला केस ही पता चल रहा था कि कर्जे की वजह से वो समस्याएं हो रही हैं, राइट। और पॉपुलिस्ट मेजर, ये कोई भी स्कीम हो उसमें ये आ जाता है। ये एक कॉमन पॉइंट है कि जो डिसीजन है वो पॉलिटिक्स से लिए जाते हैं, ना कि कोई रेशनल डिसीजन, राइट। जैसे फ्री इलेक्ट्रिसिटी दे देंगे, भाई फ्री आप जब दे देंगे तो जो बिजली का उत्पादन कर रहा है उसको तो घाटा हो गया ना, उसको तो पैसा नहीं मिलेगा। तो ये पॉपुलिस्ट मेजर है, इससे लॉस हो जाता है, ट्रांसमिशन लॉस। तो ये भी न्यूज़ में रहता है और ख़ुद भी आपने देखा होगा, इधर उधर तार वार सब लगा के चोरी कर लेते हैं, राइट। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट, तो ये वही है। और इसमें जो है वो अनसाइंटिफिक वायरिंग की वजह से हुई है, कि जो वायरिंग है वो ऊपर आसमान में कर देते हैं या कैसे भी कर देते हैं। वायरिंग आपने देखी होगी, इंडिया में वायरिंग तो अच्छे से नहीं होती, राइट। जो भी है आपको आसपास आपने देखी है वो आप लिख दीजिए, तो अच्छा ही नंबर मिलेगा। बहुत सारे मीटर ही नहीं लगवाते हैं लोग, कई लोग भाई मीटर ही नहीं लगवाएंगे तो कितना उन्होंने खर्चा किया कैसे पता चलेगा। लॉस मेकिंग पॉलिसीज़, तो ये वही है, पॉपुलिस्ट मेजर से ही रिलेटेड है, पर अलग पॉइंट भी लिख सकते हैं इसको, है ना। और बाकी ये सब समस्याएं तो हमेशा होती ही हैं कि स्किल प्रोफेशनल नहीं रहेगा, फंड नहीं रहेगा, राइट। उसके बाद मेजर्स क्या क्या लेंगे, मीटर, स्मार्ट मीटर लगवाइए ताकि मीटर में लोग जो चेंजेस कर देते हैं वो सही न कर पाएँ, है ना। और जो पावर सेक्टर है उसमें प्राइवेट सेक्टर को भी लाइए, इस सारा काम गवर्नमेंट ही करेगी तो गवर्नमेंट पता ही है करप्शन करके उसमें खर्चा बढ़ जाता है।
वायर जो है अंडरग्राउंड लगाइए, ज़मीन के नीचे रहेगा तो नहीं कटिया लगाएंगे सब। और कोई भी चीज़ लिखना हो पॉलिटिसाइजेशन समस्या है तो उसको एक अच्छा सा वर्ड है, इसको याद कर लीजिए, डीपॉलिटिसाइजेशन, वो लिख दीजिए। और फिर जो डिस्कॉम है उसको पावर दीजिए कि भाई वो कोई कटिया कुछ कर रहा है, चोरी कर रहा है तो उसको फाइन भी लगा सकें, है ना। जो भी अच्छा कोई भी स्टेट हो अच्छा काम कर रहा है तो फाइनेंस कमीशन उसको सपोर्ट करे भाई। तो इस तरह से है, गवर्नमेंट भी कुछ अच्छा काम करे तो कुछ उसके अच्छे काम को भी लिख दिए, तो 6.5 नंबर हमको आराम से मिल गए, राइट। तो इस तरह से आपको लिखना है, पूरा जरूरी नहीं है कि आप 3 पेज लिखिए, 2.5 पेज भी लिख सकते हैं, और पर अच्छा लिखिए। तो इसमें भी एक प्रश्न है, जैसे कोई प्रश्न है जिसमें आपको अच्छे से आ रहा है तो उसको मैं, जैसे ये क्वेश्चन है और ये मुझे काफ़ी अच्छे से आ रहा था, जैसे MSME है, राइट। तो इसमें बहुत सारा ह्यूज पोटेंशियल है इकोनॉमिक और सोशल ट्रांसफॉर्मेशन का, और चैलेंजेस भी है। तो ह्यूज पोटेंशियल है, पहले तो यही दिखाना पड़ेगा। तो पहले तो डिफिनेशन लिख दीजिए, तो ये मुझे आता तो डिब्बा बना के तुरंत ख़त्म करो। पोटेंशियल है, पोटेंशियल तो एक्सपोर्ट, भाई एक्सपोर्ट 48 to 49% टोटल एक्सपोर्ट MSME वाले ही कर देते हैं, पोटेंशियल है। GDP ग्रोथ, उसमें भी 37% कंट्रीब्यूशन है। एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, और जो MSMEs हैं वो मेनली जो छोटे शहर होते हैं या गांव होते हैं वहाँ पे होते हैं। आपने दुकान देखा होगा बहुत सारा आसपास, तो उससे ग्रोथ होता है क्योंकि लोगों को इनकम मिल रहा है। तो ये सब चीज़ें हैं। फिर चैलेंजर लिख दीजिए, पॉलिसी जो है डॉर्फिज्म की है, तो ये इकोनॉमिक सर्वे में मेंशन किया गया था कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है वो इस तरह से है कि MSME कभी भी बड़ा उद्योग बनने का प्रयास ही नहीं करेंगे क्योंकि उनको बेनिफिट मिल रहा है छोटे बने रहने में। और फिर डाटा भी ऐसे ही, जैसे यहाँ पे मैंने डाटा डाला है तो डाटा डालते जाइए, है ना। फिर कोई अच्छा सा कंक्लूजन लिखिए जिसमें स्कीम हो, है ना, कि MSME जो है स्कीम मुद्रा है, योजना है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम है, ट्रेड प्लेटफॉर्म है। 7 नंबर इसमें भी मिल गया। अब एक और क्वेश्चन मैं दिखा रहा हूँ जिसमें मुझे नहीं आता था और मैंने लिखा है तो कैसे लिखते हैं 15 नंबर वाले में क्वेश्चन नहीं आए तो भी, है ना। तो ये देख सकते हैं आप, अच्छे से आप लिखेंगे तो 6 नंबर 7 नंबर आपको ज़रूर मिलेगा। जैसे ये क्वेश्चन है कि व्हाट इज सन, CERN, ऑब्जेक्टिव क्या है, और 10 साल हो गए हिग्स बोसोन पार्टिकल का खोज हुए, उसका हमारे जीवन पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है। तो ये मुझे बिल्कुल नहीं आता था, बस इतना ही पता था कि सन CERN है क्या, प्रीलिम्स के ऑब्जेक्टिव से मैंने पढ़ा था। तो वो आप लिख दीजिए कि ये क्या है, यूरोपियन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। न पता हो तो बस ऐसे लिख दिए। तो ये मुझे कुछ पता था कि पार्टिकल के एरिया में है, राइट। फिर मैंने ऑब्जेक्टिव उसी को हिसाब से लिखा कि पार्टिकल है तो पार्टिकल के जो फंडामेंटल पार्टिकल है उसको जानने का प्रयास करेगा, और ये पार्टिकल डिस्ट्रॉयर हैं तो कोलाइड करेंगे सब, है ना। फिर जानेंगे उसके नेचर के बारे में, फंडामेंटल आर्टिकल, फंडामेंटल फोर्स, ये सब ऐसे ही मैंने फेंक दिया था। ऐसा फेंका कि पता भी ना चले और काम भी हो जाए, है ना। जो मेरा जनरल एक साइंस का नॉलेज है वही मैंने लिख दिया था, मुझे स्पेसिफिक पता ही नहीं था। फिर इम्पैक्ट है, इम्पैक्ट लिख दीजिए, कुछ अच्छा ही लिखिए। आइंस्टाइन का मास एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला, उसको समझने में मदद कर रहा है भाई। पार्टिकल से रिलेटेड है, और मास एनर्जी, मास को कन्वर्ट करेंगे, तोड़ेंगे तभी तो एनर्जी में कुछ कन्वर्ट होगा, तो हो सकता है समझने में मदद करता हो। और कैंसर ट्रीटमेंट, ये हर जगह आप डाल सकते हैं, राइट। क्यों, जहाँ भी रेडिएशन इन्वॉल्व हो, क्योंकि अब जो है जो सन है उसमें होता क्या है कि पार्टिकल को तोड़ते हैं रेडिएशन के जरिए, तो रेडिएशन के जरिए जो भी होता है तो वहाँ पे कैंसर ट्रीटमेंट की पॉसिबिलिटी हो सकती है कि खोज हो जाए, तो वो भी आप डाल सकते हैं। उसके बाद ये जो न्यूट्रिनो बिहेवियर, ये मैंने वैसे ही डाल दिया था, बस सही हो गया था। कोई चेक कर रहा है उसको भी आता थोड़े ना होगा, इतना डीप साइंस तो चेक करने वाले नहीं जानते होंगे, UPSC में भी नहीं जानते होंगे, तो आप डाल सकते हैं। बस एकदम से ऐसा न रहे कि इंसान पकड़ा जाए, इतनी भी साधारण बात मत डाल दीजिए कि डिपेंड ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग ऑफ ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, राइट। पार्टिकल के बारे में जानेंगे तो यूनिवर्स में क्या है, पार्टिकल ही तो है, तो यूनिवर्स को समझने में मदद मिलेगा।
युवा हैं उनको आगे बढ़ने में मदद मिलेगा, जोश मिलेगा, स्पेस टाइम को समझने में मदद मिलेगा, ग्रेविटी को समझने में मदद मिलेगा। तो ये सब बड़ी बड़ी बातें लिखी है। और 5 नंबर एक ऐसे क्वेश्चन है जो मुझे आता ही नहीं था, जिसके बारे में मैंने प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से बस क्या है सन यही पढ़ा था और मैंने लिख दिया। तो इस तरह से आप चीज़ों को कर सकते हैं, राइट। और आप देख सकते हैं फिर आगे जो भी, फिर ये भी है कि आप कैंसल्ड लिख देना चाहिए अगर कोई पेज एकदम खाली छोड़ रहा है, राइट। तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि एक अच्छा नंबर मुझे मिल गया है, एकदम 7 नंबर, राइट। फिर एक और ये भी देख सकते हैं कि अच्छे से लिखिए उसको, कि जैसे इसमें पूछा है कि कैसे जो सस्टेनेबल यूज़ है वो उसका रोल पूछा है ना, और फिर मेजर पूछा है। तो रोल डायरेक्ट लिखिए, रोल है, फिर 1 2, और उसमें जैसे इसने कहा है कि इन्वायरमेंटल, सोशल और इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी, तो डायरेक्ट डालिए कि इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी में क्या रोल है, फिर एक सोशल सस्टेनेबिलिटी में क्या रोल है, इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी में क्या रोल है, फिर मेजर्स क्या लेंगे, क्योंकि उसने मेजर्स भी पूछे हैं, राइट, मेजर्स। तो इससे क्या होता है कि कॉपी चेक करना आसान हो जाता है और इसके आपको नंबर मिलेंगे, क्योंकि आपकी कॉपी चेक करना बहुत आसान है और देखेंगे आप अच्छे नंबर भी मिलेंगे। जैसे 7 नंबर इसमें फिर से मिल गया। जैसे कोचिंग के लोग थोड़ा कठिन चेक करते हैं, मतलब मार्किंग बहुत हार्ड करते हैं, इसीलिए नंबर थोड़ा 7 से ऊपर तो दिया ही नहीं है कहीं भी। तो देख सकते हैं आप, क्योंकि ये लोग 7 से ऊपर देते भी नहीं हैं। तो इस तरह ये मेरी कॉपी रही, और इस तरह आपको भी लिखना चाहिए कि जो स्ट्रक्चर बनाइए आप, ऐसा स्ट्रक्चर बनाइए कि चेक करने वाले को बहुत आसान हो। भले ही जैसे आप देख सकते हैं कोई भी मैंने डायग्राम नहीं बनाया है फिर भी अच्छा नंबर आया है, राइट। जबकि कोचिंग में 105 नंबर पाना बहुत मुश्किल होता है। तो आप अच्छा डायग्राम बनाएंगे भी नहीं तो भी चल जाएगा, बस स्ट्रक्चर आप अच्छे से रखिए कि हाँ डायरेक्ट यहाँ पे बिल लिख दिया है। स्ट्रेंथ उसने पूछा है तो डायरेक्ट यहाँ स्ट्रेंथ डालिए, फिर अच्छे से उसको अंडरलाइन कर करके लिखिए। वीकनेस पूछा है तो डायरेक्ट वीकनेस लिखिए, ताकि ढूंढना ना पड़े कि जो क्वेश्चन पूछा है वो कहाँ लिखा गया है। तो अब देख सकते हैं ये रहा मेरा क्वेश्चन पेपर, और इसको मैं जो है डाल दूंगा इसका लिंक नीचे गूगल ड्राइव का अपना, इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं और आप ये दे सकते हैं 105.5 मार्क्स। और तो धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। ऐसे और भी वीडियोज़ में लाऊंगा। धन्यवाद।